Hello dear students, welcome to one more lecture of our chapter number 11 that is work and energy। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने वर्क को डिफाइन किया that what is the meaning of work। We also defined what is positive work, what is negative work। We also studied that when in the terms of science work is done and when we can say that work is not done। Then in the previous lecture we also studied about the formula to find out the work done by an object, that is work done W is equal to F, that is force into displacement। So now today we are going to solve certain sums based on the formula that we learned in our previous lecture। So this is our example 11.1। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उसका आंसर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, सो इट्स वेरी वेरी इजी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन। सो टोटल ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर in the direction of force। now this line is very very important। displacement तो हुआ है but displacement is in the direction of the force, यानी कि यहां पे हम जो कोई भी वर्क कैलकुलेट करेंगे उस वर्क डन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ओके, अगर यहां पे बाय चांस ऐसा दिया हुआ होता कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती। सो W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स भले ही पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा वर्क डन है उसकी वैल्यू भी हो जाएगी नेगेटिव। तो सिंपली जब भी आप क्वेश्चन देखो तो W इज इक्वल टू F इंटू एस करके सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लाने की जल्दी में मत रहो, क्योंकि अगर आप ये लाइन मिस कर गए तो आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव जो साइन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सो वंस अगेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है कितना 5 न्यूटन। अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले चलो लिख देते हैं हमें कौन सी वैल्यूज हमें दी हुई है। तो फोर्स दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। ओके, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, उसकी वैल्यू यहां पे है 2 मीटर्स, तो हमने लिख दिया 2 मीटर्स। फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड वी नो दैट फॉर्मूला वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दोनों वैल्यू में से हम तो फोर्स है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2, वर्क डन इज 10। और हमने देखा कि जो यूनिट है वर्क डन का दैट इज जूल डिनोटेड बाय कैपिटल J। सो इन शॉर्ट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 जूल और 10 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों इसी पेज पे जहां पे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल 11.1 है उसके नीचे एक इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी सेम करना है, राइट। इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो गिवन। सो यूजिंग दैट मच इंफॉर्मेशन यू नीड टू कैलकुलेट अगेन द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो सेम उसका सॉल्यूशन है, इट इज सेम एज एग्जांपल 11.1, ओनली उसके जो थोड़े डिजिट्स है वो डिजिट्स थोड़े डिफरेंट है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये 11.1 एग्जांपल लिखने के बाद जो इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 1 है वो खुद से सॉल्व करके आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और आपका जो कुछ भी आंसर आए आपको कमेंट सेक्शन में बिलो द वीडियो उस आंसर को भी लिखना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल 11.2। अगेन ये एग्जांपल भी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज
ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। पोर्टर यानी जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे लोग सामान ढोने का काम करते हैं, जिसे हम जनरली कूली बुलाते हैं। ओके, सो अ पोर्टर इज लिफ्टिंग अ लगेज ऑफ 15 kg। तो यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है। ओके, क्या दिया हुआ है? जो वेट है उसको वो पुश करता है। ठीक है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉल w, ओके, इज 15 kg and he puts it on his head 1.5 मीटर above the ground। यानी कि जो लगेज था वो पहले ग्राउंड लेवल पे था, उसको उठा के उसने अपने सर पे रखा एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो लगेज है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ग्राउंड से लेके उसके हेड तक, और वो डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर। तो ये जो s की वैल्यू है दैट इज 15 मीटर। नाउ यहां पे एक ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो उस g की वैल्यू को बुक के हिसाब से हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। ओके, तो वर्क डन W इज F इंटू S, लेकिन हमें फोर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो वेट है, लेट अस डिनोट इट एज मास m। ओके, तो ये जो मास लेना पड़ेगा, क्योंकि वेट तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, तो यार मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 kg। तो हमको पता है F फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे आ जाएगा g। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F इंटू S, बट फोर्स F इज मास m इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी दैट इज g। तो यहां पे हो जाएगा W इज इक्वल टू F की जगह आएगा m इंटू g इंटू S। ओके, तो चलिए वैल्यूज है हमारे पास। मास की वैल्यू है 15 kg, g की वैल्यू लेनी है 10, ओके, एंड S आप देख सकते हो इज 15, इट्स 1.5 मीटर, सो दिस इज 1.5। ओके, तो ये तो हो गया 15 इंटू 15 या 150 इंटू 1.5। ये 1.5 इंटू 10 कर दोगे तो 15 हो जाएगा। 15 इंटू 15, सो इट्स वैल्यू इज 225 जूल। ओके, तो वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द लगेज इज इक्वल टू 225 जूल। तो ये जो सारे सम हमने दोनों किए, और ये जो एक्टिविटी की, उसमें कॉमन चीज क्या है? यू नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, एंड वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Okay, so dear students, after discussing work in detail and after solving certain numericals related to work, let us move to the next topic, that is energy. तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि एनर्जी इज वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद वर्क, क्योंकि आपको अगर कोई भी वर्क करना चाहिए तो यू रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो उसी टर्म को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जो एक पहला इलस्ट्रेशन है वो क्या कहता है? व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट। आप क्रिकेट देखते होंगे, जब क्रिकेट में एक फास्ट मूविंग क्रिकेट का बॉल है वो आके स्टेशनरी विकेट यानी स्टंप से लगता है, तो क्या होता है? द विकेट दैट इज द स्टंप इज थ्रोन अवे। राइट, आपने बहुत बार क्रिकेट में देखा हुआ होगा कि जब फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, जब वो स्टंप पे लगता है, स्टंप स्टार्ट्स रोलिंग अवे, इज थ्रोन अवे। इन द सेम वे, व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ वुड, ओके, जब भी आपके घर में कुछ कारपेंटर का वर्क करना होता है, ओके, तो आप जब नेल को लेके
उसको वुड में अगर अंदर ड्राइव करना है तो आप क्या क्या यूज करते हो, हैमर। सो व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन द नेल, तो क्या होता है, द नेल इज ड्रिवन इन द वुड। तो दोनों केस में कुछ वर्क तो हुआ, राइट। ये जो स्टंप था इट वाज थ्रोन अवे, कुछ वर्क हुआ, क्यों, क्योंकि स्टंप पे फोर्स लगा और अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स स्टंप इज थ्रोन अवे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यानी कि यहाँ पे भी वर्क हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि नेल पे फोर्स लगा और अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स जो नेल है वो वुड के अंदर चली गई, तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो भी वर्क हुआ। तो दोनों केस में वर्क हुआ, लेकिन कब हुआ, वो वर्क करने के लिए आपने एनर्जी स्पेंड की तब हुआ, राइट। इफ एनर्जी वाज नॉट स्पेंड देन वर्क वुड नॉट हैव बीन डन। आप नेल को लेके वुड पे पूरा दिन ऐसे रख के रखोगे तो वो नेल वुड के अंदर नहीं जाएगी, राइट। अगर बॉल है, बॉल साइड पे पड़ा है, विकेट एक साइड पे पड़ी है, विकेट विल नॉट बी थ्रोन अवे, राइट। सो टू डू सम वर्क some amount of energy is required, okay। तो यहां पे एक डेफिनेशन हुई, an object having capability or capacity to do some work is said to possess energy। तो यहां पे हैमर अगर साइड पे रखी हुई है तो उसमें एनर्जी नहीं है, राइट। बट मैंने जैसे उसे रेस करके नेल पे मारा तो उसमें एनर्जी थी, और उसमें एनर्जी थी इसलिए नेल वुड के अंदर भी वर्क हुआ। इन द सेम वे अगर बॉल हमारा क्रिकेट का बॉल जो है वो अगर ऐसे ही साइड में पड़ा हुआ होता तो उसमें एनर्जी नहीं होती, और अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो इट विल नॉट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। लेकिन जब उसको स्पीड मिली, राइट, फास्ट मूविंग बॉल, ओके, व्हेन इट इज मूविंग विद स्पीड, when the ball is fast moving, that means it possesses energy, and as it is possessing energy it has capacity to do work। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। नाउ वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, it is only converted from one form to the other। यहां पे भी ऐसा ही होता है, राइट। एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होती है। कैसे होती है, देखिए, द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेस एनर्जी। हमारा जो पहला एग्जांपल था फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, तो जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज डूइंग सम वर्क, ओके। तो जब वो फास्ट मूविंग बॉल आके स्टंप पे लगता है तो जो बॉल है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, राइट। जब बॉल आके स्टंप पे लगेगा तब बॉल की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसका मतलब क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट दैट इज डूइंग सम वर्क लूजेस एनर्जी। तो वो एनर्जी गई कहां पे, वो एनर्जी गई विकेट पे, क्योंकि विकेट स्टेशनरी थी। विकेट कैसी थी, स्टेशनरी। लेकिन जब उस पे आके फास्ट मूविंग बॉल लगा तो उस पे कुछ वर्क हुआ, राइट। तो सेकंड लाइन देखिए, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन। तो इस केस में विकेट पे वर्क डन हुआ, वर्क किया किसने, बॉल ने। तो जिसने वर्क किया उसकी एनर्जी कम हुई, और जिस पे वर्क हुआ उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई। सो वंस अगेन, द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेस एनर्जी। तो यहां पे क्रिकेट बॉल is doing the work, it loses the energy, यानी कि वो जिस स्पीड से आकर स्टंप से टकराया, विकेट से टकराया, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी विकेट पे टकराने के बाद, तो इट लॉस्ट द एनर्जी। एट द सेम टाइम द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, यानी कि हमारे विकेट, हमारा स्टंप, इट गेन्स एनर्जी। तो वो स्टेशनरी था, इज थ्रोन अवे, स्टार्टेड मूविंग, यानी उसकी एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। सो इन सिंपल वर्ड, एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट that did work to the object on which the work is done। तो हर बार यही होता है, जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो वो एनर्जी जाती कहां है, that energy is transferred to the object on which the work is done। The same thing can be applied in example number 2, okay। तो जब आप हैमर को रेस करते हो तो
उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करते हो तो उसकी एनर्जी कम हो गई। वो एनर्जी किसको मिली? नेल को, और उस एनर्जी की वजह से द नेल वुड पियर्स द वुड। सो द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज डूइंग वर्क डिक्रीजेस, एट द सेम टाइम the energy of the object on which the work is done will increases, right? तो ये हमको खास याद रखना है, the object which does work loses energy, at the same time the object on which the work is done gains energy। आपने बलून को देखा होगा, ठीक है? तो जब आप बलून को प्रेस करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस करना बंद कर देते हो बलून रिगेन्स इट्स शेप। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें एनर्जी लगी है इट विल डू सम वर्क, एनर्जी चली गई इट विल कम बैक टू इट्स ओन स्टेट। ओके, वंस अगेन द ऑब्जेक्ट व्हिच डज वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। तो इन शॉर्ट वर्क एंड एनर्जी आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। वर्क डन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उस वजह से क्या होता है, द यूनिट ऑफ एनर्जी, बोथ वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है, दैट इज जूल डिनोटेड बाय कैपिटल J। ओके, इन सर्टेन केसेस अ लार्जर यूनिट नोन एज किलोजूल इज आल्सो यूज्ड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज kg, किलोजूल। एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन you can remember that 1 kilojoule is equal to 1000 joule। किलो वैल्यू होती है वो 1000 के लिए होती है, जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल।